Hello students, welcome to First Online University. We are going to start with the mechanism of breathing and then the topic of breathing and exchange of gases. So you can download our app and you can use the coupon code Mission JEE and Mission NEET to get special discount on JEE and NEET courses. So let's start with the topic of mechanism of breathing. देखो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि हमारा जब हम ब्रीदिंग करते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, वो जो इवेंट है वो एक्चुअली होती कैसे है. तो ब्रीदिंग या फिर बोले हम पल्मोनरी वेंटिलेशन. ठीक है, तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है इसमें दो फेजेज होते हैं. कौन कौन से दो फेजेज हैं हमें सबको पता है. एक फेज है इंस्पिरेशन का, है ना, और दूसरा फेज क्या है, एक्सपिरेशन का. सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दो फेजेज हैं जो अपने जब हम ब्रीद करते हैं तो उसके अंदर होते हैं. तो इंस्पिरेशन फेज में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अपनी किस में जाती है, इनसाइड द बॉडी यानी कि लंग्स में जाती है. और एक्सपिरेशन फेज में क्या होता है, जो हमारी एल्वेलर एयर है यानी कि जो एल्वेलाइज में जो एयर फील्ड है वो क्या करती है, हम रिलीज आउट कर देते हैं. तो रिलीज आउट होना एक्सपिरेशन, एंड इनसाइड when we take air from atmosphere it is called inspiration. तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दो फेजेज हो गए जो पल्मोनरी वेंटिलेशन में या फिर ब्रीदिंग के अंदर होते हैं. अब द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग, जब लंग्स के अंदर जानी है, लंग्स से बाहर निकलनी है, ठीक है ना, ये जो मूवमेंट है अपनी एयर की, ये मूवमेंट जो है वो कैसे कैरिड आउट होगी, एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. सो ये जो मूवमेंट हो रही है अपनी एयर की इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट. और ये प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो एक्सचेंज है ये टेक प्लेस कर पाएगा. ओके, तो जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस जो है अपनी, इट अकर्स इफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि अपने लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये लंग्स का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, एयर एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कम है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगी. ओके, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है एक्सपिरेशन पे. एक्सपिरेशन पे क्या होता है, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर, किससे हायर है, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई है तो इंट्रा पल्मोनरी वाली साइड से एटमॉस्फेयर में जाएगी, यानी कि अपनी CO2 एक्सपायर करेगी, CO2 बाहर निकल जाएगी लंग्स से. तो एक्सपिरेशन पे, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों जो प्रोसेसेज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती हैं. और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है, किसकी वजह से जनरेट होता है, अपने बॉडी के रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की वजह से. अब हम ये समझेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए. ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसकी अगर आउटलाइन करें तो इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. सबसे पहला स्टेप आता है कि ब्रीदिंग का स्टेप, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं. ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो अपनी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम ड्रॉ करेंगे इनसाइड, और जो अपनी CO2 रिच एल्वेलर एयर है उसको हम रिलीज आउट करेंगे. ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलेंगे. ओके, हमने ब्रीदिंग कर ली, उसके लिए क्या चाहिए, सेकेंडली एक डिफ्यूजन गैसेज चाहिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का एक ग्रेडियंट चाहिए हमें. किसके अक्रॉस चाहिए, एल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस चाहिए. इस एल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस में अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो वो गैसेज जो है वो एक्सचेंज कर सकती हैं, यानी कि वो डिफ्यूज हो सकती हैं. थर्ड, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन सा है, ब्लड. तो ट्रांसपोर्ट कौन कराता है गैसेज का, ब्लड करवाता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज. तो ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू के पास में लेके जाएगा, और अब टिश्यू से ब्लड और ब्लड से टिश्यू के अंदर एक्सचेंज टेक प्लेस होगा. पहले एटमॉस्फेयर से और किसमें, लंग्स में, एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज टेक प्लेस हुआ था, अब ब्लड और टिश्यूज के अंदर एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा है. 5, यानी कि फाइनल स्टेप क्या है अपना, ये जो ऑक्सीजन हमने पहुंचाई है इसका यूटिलाइजेशन करना. और यूटिलाइजेशन कौन करेगा, सेल्स करेंगे. तो यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स, किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, यानी कि कुछ तोड़ने या बनाने वाले रिएक्शंस के लिए. एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजन पहुंची है इसका यूज करना, इसका यूटिलाइजेशन करना, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए या फिर कोई एम्फीबॉलिक रिएक्शन करने के लिए, और
उससे जो CO2 निकलेगी उसको वापस से रिलीज आउट कर देना, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना। तो एक है अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक है अपना सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर। अब जो इंस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस इंस्पिरेटरी प्रोसेस, जो इस इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसको सक्सेसफुल बना पाते हैं। देखो, इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, इनहेल करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन रिच एयर को। सो इट इज इनिशिएटेड, कैसे इनिशिएट होती है ये, किसके थ्रू इनिशिएट होती है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अपना जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। और किससे ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी वॉल्यूम, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अपना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विल लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन विच एक्सिस। तो कौन से एक्सिस में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, नॉट ओनली 3 स्टार, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस एक्सिस में वॉल्यूम चेंज होती है। तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम चेंज होती है। अभी हम समझेंगे आगे फिगर के साथ में कि कैसे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज होती है वॉल्यूम। अब जो अपने इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, कौन कौन सी मसल्स है जो इंस्पिरेटरी मसल्स में काउंट होती हैं, एक हो गया अपना डायफ्राम विच इज ए इंस्पिरेटरी मसल, सेकेंड इज अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ही हम इंस्पायर कर पाएंगे। ओके, ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। अभी हम हैवी ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वे में जब हम ब्रीथ करते हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी मसल्स हुई, फर्स्ट वन इज द डायफ्राम एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, नाउ जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, यानी कि इनहेलेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो अपनी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, और स्टिमुलेट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उस स्टिमुलेशन की वजह से, एंड एनलार्ज द थोरैसिक कैविटी। ठीक है ना। तो एट द ऑनसेट ऑफ इंस्पिरेशन, जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो अपनी इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और उसकी वजह से थोरैसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो एनलार्ज हो जाएगी, वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। नाउ वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और इनसाइड अपने लंग्स के प्रेशर कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर से एयर ड्रॉ कर जाएगी अपने लंग्स में। सो व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो डिसेंड डाउन कर जाता है। क्या करता है, डिसेंड डाउन करता है, और एनलार्ज कर देता है वॉल्यूम को। किसकी वॉल्यूम को, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को। अब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है लंग की वॉल्यूम में भी चेंज होगा, सो इट विल इंक्रीज इट्स वर्टिकल डायमेंशन। तो वर्टिकल डायमेंशन बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होगा, दे विल एलिवेट द रिब्स। वो क्या करेंगी, रिब्स को उठा देंगी, एंड द स्टर्नम। तो रिब्स और स्टर्नम को उठाएंगी, किस तरफ उठाएंगी, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो दो तरीके से अपनी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी। फर्स्ट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, अपने डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सेकंड चेंज किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कैसे हो रहा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो रिब्स और स्टर्नम का एलिवेशन है उसमें। और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, अपना वर्टिकल डायमेंशन चेंज होंगी। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, वर्टिकल डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, दीज वर्टिकल डायमेंशंस। तो दोनों तरीके से क्या हो गया, जो अपनी थोरैसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब जो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, यानी कि वो जो एनलार्ज हुई है थोरैसिक कैविटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उस एनलार्जमेंट के साथ में किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कौन कौन सी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फर्स्ट मसल इज डायफ्राम एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, इंटरकोस्टल। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई, और इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम की वजह से द लंग्स आर आल्सो फोर्स्ड टू एक्सपेंड। अब अपने जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाएंगे, है ना, एंड द लार्जर थोरैसिक कैविटी, लंग्स एक्सपेंड होंगे उस थोरैसिक कैविटी को फिल करने के लिए जिसकी वॉल्यूम चेंज हुई थी। नाउ एज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, लंग्स के इनसाइड का प्रेशर।
अब लंग्स के इनसाइड का प्रेशर क्या हुआ, वो कम हो गया, इट इज नाउ लेस। और किससे कम है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, दिस इज प्रेशर एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर अगर लो है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाई है और अपना इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो लो है। तो देखो ग्रेडियंट कहाँ बना, ये प्रेशर हाई, तो यहाँ से एयर इनसाइड जाएगी, लंग्स में जाएगी, क्योंकि लंग्स का प्रेशर क्या है, लो है। तो यहाँ की एयर कहाँ चली जाएगी, अपने लंग्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि लंग्स का प्रेशर क्या है, लो है, और बाहर का प्रेशर हाई है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी वो। सो एयर फ्लोज इनटू द लंग्स डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट। तो डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर टू द लोअर प्रेशर, एंड एयर कंटिन्यूज टू एंटर अंटिल नो प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट। और कब तक ये एयर जाती रहेगी, जब तक प्रेशर ग्रेडियंट दोनों साइड इक्वल ना हो जाए, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। तो हायर प्रेशर अभी एटमॉस्फेयर का है, हमने क्या किया है, दोनों मसल्स का यूज करके थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो दिस थोरेसिक कैविटी विल एक्सपैंड, है ना, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी तो लंग्स भी एक्सपेंड करेंगे। और ये थोरेसिक कैविटी कैसे एक्सपेंड करती है, दिस डायफ्राम विल बी फ्लैटेंड, डायफ्राम इज फ्लैट एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा। नाउ इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि more highly stretched lungs tend to pull away a bit more from the thoracic cavity। तो जब इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होता है तो जो लंग्स जो है वो भी एक्सपेंड करते हैं, और लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो लंग्स के अंदर भी प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर रिड्यूस होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एयर अंदर पुश कर जाएगी। तो ये था अपना इंस्पिरेशन की प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। अब पढ़ते हैं कि एक्सपिरेशन कैसे होता है। तो एक्सपिरेशन और क्या बोल सकते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सहेलेशन अकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब किस चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द इंस्पिरेशन। देखो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था और अपना पल्मोनरी प्रेशर कम था। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा या एक्सपिरेशन में क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा और इंस्पिरेटरी प्रेशर यानी कि ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। सो व्हेन द प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर से एयर वापस किस में चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, नदी की लंग्स से किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो। सो दिस इज पी एटमॉस्फेयर, ये क्या है, कम है, और दिस इज प्रेशर ऑफ लंग्स पी एल, दिस इज हायर। तो पी एल हायर है तो कहाँ से कहाँ जाएगा, पी एल से पी एटमॉस्फेयर की तरफ, लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये कब होता है, when the diaphragm and the inspiratory muscles relax। तो डायफ्राम और इंस्पिरेटरी मसल्स अगर रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, पल्मोनरी कैविटी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ लंग्स विल इंक्रीज। ऐसे ही दिस रिलैक्सेशन विल रिटर्न द डायफ्राम, अपनी ओरिजिन पोजीशन में चला जाएगा वो, एंड द मसल्स टू देयर नॉर्मल पोजीशन। इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। ओके, अब जो डायफ्राम जो है वो अज्यूम कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप, जो कैसी होती है, डोम शेप्ड। ठीक है, डायफ्राम अपनी डोम शेप के अंदर दोबारा से चला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है अपना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली अबव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, डायरेक्टली एयर जो है वो लंग्स से एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी। सो इट विल लीड टू द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो ऐसे ही नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। इस पैसिव प्रोसेस की वजह से क्या होगा, कोई एनर्जी हमें नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप ही बिना किसी मस्कुलर हेल्प के, नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्टिव प्रोसेस होगी, एनर्जी खर्च होगी, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, मसल सारी रिलैक्स करती हैं, इसमें कोई अलग से हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सारा का सारा एयर को वो बाहर रिलीज कर देगा, कौन, अपने लंग्स। तो सारी एयर बाहर रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये क्या था, एक्सपिरेशन। अब जो एनसीईआरटी डायग्राम से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो देखते हैं। दिस इज इंस्पिरेशन, ओके, एंड दिस वन इज द एक्सपायरेशन,
इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। देखो रिब्स एंड स्टर्नम दे आर रेज्ड, रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड, तो ये रेज हो गए तो कैविटी एक्सपेंड कर रही है। ये रिब केज है अपना, और डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम रेज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो द वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी की, दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो इसकी वजह से अपनी एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ऐसा ही एक्सपिरेटरी प्रोसेस में क्या होगा, एक्सपिरेटरी प्रोसेस में क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम दे आर रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए, और जो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स्ड कर गया, डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्चेज अपवर्ड, यानी कि उसने फिर से डोम शेप बना लिया। इस डोम शेप की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी दोबारा से डिक्रीज हो गई है, और इस डिक्रीज की वजह से एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, कहाँ से, लंग्स से, यानी कि एयर लंग्स से वापस बाहर निकल जाएगी। ओके, तो इसमें हमें तीनों के प्रेशर को नोट करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब कितना है, हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना है, और हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो प्रेशर होता है जो अपनी एल्वेलाइज के अंदर प्रेजेंट है, और इंट्रा प्लूरल वो प्रेशर है जो अपने प्लूरल सैक के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है आउटसाइड द लंग्स विद इन द थोरेसिक कैविटी। ओके, और एटमॉस्फेरिक अपने को पता ही है कि एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये तीनों प्रेशर, इन्हीं का रोल है अपने एक्सप्रेशन एंड इंस्पिरेशन को समझने के अंदर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो एयर एंटर करेगी, यानी कि इंस्पिरेशन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर जो है वो आउटसाइड एक्सपेल आउट कर जाएगी, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम का रोल है, रिब्स एंड स्टर्नम अगर रेज करेंगे तो कैविटी का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा और प्रेशर लो हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम अपने पोजीशन पर रिटर्न हो जाएंगे, डायफ्राम अपनी पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा, एक डोम शेप बना लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ respiration. You can go and join our YouTube channel. You can subscribe to the channel for the live classes of JEE and NEET. And you can also download the First Online University mobile app from the Google Play Store and Apple App Store. Also, thank you so much. Keep learning with the First Online University.